हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने जिला गठन क्रम को पूरा डिटेल में देखा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जिले, आकांक्षी जिले और जैविक जिले को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल हम पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ जिला गठन क्रम, जिसमें हमने 33 जिलों के बारे में जिक्र किया था कि इनका गठन कहाँ हुआ है, कब हुआ है और इनका जिला मुख्यालय भी कहाँ पर है। ठीक, ये आज आगे हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जिले। अनुसूचित जिले अच्छे से समझिएगा, अनुसूचित जिले क्या है। ठीक है, पहली बात याद रखिए, संविधान का अगर आप देखेंगे तो संविधान के कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। संविधान की वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, इसके बारे में डिटेल तो नहीं देखेंगे, आप संविधान में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समझिए, क्योंकि अगर आपको अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जिला समझना है तो आपको अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये दोनों को समझना पड़ेगा और दोनों में अंतर भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 इसमें क्या क्या है देखिएगा। इसमें है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, ये है आपका अनुसूची 5 और अनुसूची 6 क्या है, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम या मिज़ोरम में प्रशासन, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए, अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रशासन किसका होगा, अनुसूचित जनजातियों का होगा। तो कई क्षेत्रों को अनुसूची 5 में रखा गया है, कई क्षेत्रों को अनुसूची 6 में रखा गया है। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में किसी भी स्थान के किसी भी जिले को रखने का आधार क्या हो जाएगा, आधार है अगर कोई क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, अगर कोई क्षेत्र अत्यधिक क्या है, पिछड़ा हुआ है, और दूसरा अगर वहाँ पर जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर अगर अधिक मात्रा में जनजाति रह रहे हो और वो क्षेत्र क्या हो, पिछड़ा हो। जनजाति मतलब वही बोल सकते हैं आदिवासी जिसको बोलते हैं, जनजाति बहुल क्षेत्र हो और अत्यधिक पिछड़ा हुआ हो। ऐसे क्षेत्रों को हम किस में शामिल कर देते हैं, अनुसूची 5 में शामिल कर देते हैं और अनुसूची 6 में शामिल कर देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर प्रशासन राज्य सरकार के कानून के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर प्रशासन करने के लिए, सरकार को प्रशासन करने के लिए यहाँ पर इन राज्यों के अनुसूचित जनजातियों, जो भी जनजाति यहाँ पर रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, उनके अनुमति की आवश्यकता होगी आपको, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अगर कानून वहाँ पर लग रहा है तो। ठीक है, क्योंकि जल, जंगल और ज़मीन, ये आप बार बार सुनते होंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए या जंगल क्षेत्र में जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों क्षेत्रों को आप अनुसूचित जनजातियों के लिए बचा कर रखते हैं। और ये तीनों क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए बोल सकते हैं कि उनके एक भगवान के स्वरूप होते हैं। ठीक है, जिसको आप अगर कभी भी उस जल, जंगल और ज़मीन के लिए अगर आपको कभी भी कुछ नियम और कानून बनाना है तो आपको इन क्षेत्रों के जनजातियों से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। तो कैसे अनुमति लेंगे? क्यों? क्योंकि आप यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते कानून बनाकर। तो अनुसूची 5 में और अनुसूची 6, तो 5 और 6 दो अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 5 में ऐसा क्षेत्र जो कुछ कम पिछड़ा हुआ है और जहाँ पर जनजाति क्षेत्र भी कुछ, या बोल सकते हैं जनजाति जनसंख्या भी कुछ कम है, वैसे क्षेत्रों को किस पर रख दिया गया है, अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में याद रखिएगा, देश के
कुल 10 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। देश के कितने 10 राज्यों को शामिल किया गया है। तो पूरे के पूरे राज्य इसमें शामिल नहीं होंगे, अर्थात पूरे राज्य 100% यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र नहीं होंगे और ना ही पिछड़े होंगे। मतलब कुछ इलाका या कुछ जिला, इस राज्य का कुछ जिला ही क्या होगा, पिछड़ा होगा, और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में ही कुछ क्या रहते होंगे, जनजाति रहते होंगे। ये रहा जो आंशिक रूप से या कम रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएगा, अनुसूची, किस में आएगा, अनुसूची 5 में। लेकिन ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है, या बोल सकते हैं वहाँ पर पूरी की पूरी जनसंख्या क्या है, आदिवासी है या जनजाति है, वैसे क्षेत्रों को या वैसे राज्यों को किस में शामिल कर दिया गया है, 6 में। तो अनुसूची 5 में 10 राज्य शामिल हैं और अनुसूची 6 में कितने राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य शामिल है, 4 राज्य शामिल है। ठीक, तो ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए ये 10 राज्य आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेन आपको बनाना है, याद रखिएगा, सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से लगे हुए या छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य में कौन कौन है, पहला तो आपका देखिए ये वाला स्थान है झारखंड का, यहाँ तक आपको मिलेगा, ये वाला स्थान है झारखंड। झारखंड के नीचे आएंगे तो सुकमा तक यहाँ पर आपको मिलेगा ओडिशा। सुकमा तक यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओडिशा। उसके नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये वाला क्षेत्र क्या है, आंध्र प्रदेश है। उसके इधर आएंगे तो ये सुकमा को टच कर रहा है आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ से सुकमा से बीजापुर तक आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तेलंगाना। तेलंगाना से ऊपर आएंगे तो राजनांदगांव तक का इलाका, बीजापुर से राजनांदगांव तक, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र। कुछ हिस्सा बलरामपुर का छूटता है, ये टच करता है यूपी को, और ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य प्रदेश। क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पड़ोसी राज्य हैं। तो 7 में से यूपी को छोड़कर 7 में से 6 राज्य किस में आ जाएंगे, अनुसूचित राज्य में आ जाएंगे, मतलब अनुसूची 5 के अंतर्गत आ जाएंगे। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और उसके अलावा 7वां हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी किस में आ जाएगा, अनुसूची 5 में आ जाएगा। तो कौन कौन से जिले राज्य हो गए, याद रखिए, पहले इसमें नहीं लिख रहा हूँ, इसमें समझिएगा। पहला झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 3 हुआ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 6, प्लस एक छत्तीसगढ़। उसके अलावा आपको इधर कहीं मिलेगा, महाराष्ट्र के इधर रहेगा, क्या है, महाराष्ट्र से अलग होकर बना है, ये यहाँ पर इधर आपको मिलेगा कौन सा, यहाँ पर ये 8वां लिख रहा हूँ मैं यहाँ, या ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, 8वां यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। ये है गुजरात, जो किससे अलग होकर बना है, महाराष्ट्र से अलग होकर बना है 1960। 9वां राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ये है राजस्थान। 9वां राज्य कौन सा है, राजस्थान। और 10वां राज्य रहेगा, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। 10वां राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। आ रहा है समझ में। तो पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, 5वां है महाराष्ट्र, 6वां है एमपी और 7वां है छत्तीसगढ़, 8वां है गुजरात, 9वां राजस्थान और 10वां आपको क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी आपको याद रखिए, यूपी नहीं है, जितने भी राज्य आपको दिख रहे 10 राज्य, ये पूरे के पूरे रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, ना तो इसकी पूरी जनसंख्या जनजाति जनसंख्या, ना आदिवासी है। इसीलिए ना इसकी पूरी जनसंख्या ना तो आदिवासी है और ना ही ये क्षेत्र पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको किस में रख दिया गया है, अनुसूची 5 में। और ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है और जिसकी पूरी की पूरी जनसंख्या लगभग बोल दिया जाए तो जनजाति है या आदिवासी है, उसको किस में रख दिया गया है, अनुसूची 6 में रख दिया गया है। आ रहा समझ में। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रशासन होगा, इस जो 10 राज्य हैं, इस 10 राज्य में जो प्रशासन होगा वो याद रखिएगा पूरे के पूरे राज्य में की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है, तो मैं पहले बता देता हूँ इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा क्षेत्र याद रखिएगा अनुसूचित जिले के अंतर्गत आएगा। अब आप ये समझिए, तो छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा 19 जिले, छत्तीसगढ़ के 19 जिले जो हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इसको मैं भी मिटा रहा हूँ। ठीक, इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज़न
थोड़ा बना रहता है, ठीक, इसको समझना। अनुसूचित जिले, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जिले। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने अनुसूचित जिले हैं? छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 19 अनुसूचित जिले हैं, ठीक, जिसमें से 14 जिले जो हैं वो पूर्णतः क्या है? अनुसूचित जिले हैं। पूर्णतः क्या है? अनुसूचित जिले हैं। और बचे जो 5 जिले हैं वो क्या है? ये है आंशिक रूप से क्या है? या आंशिक अनुसूचित जिले हैं। आ रहा समझ में? मतलब ऐसा जिला जिसका पूरा का पूरा हिस्सा ही पूरा पिछड़ा हुआ है और जनजाति क्षेत्र है, तो कितने हैं? 14 जिले। और छत्तीसगढ़ के ही 5 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ नहीं है और पूरी तरीके से यहाँ पे जनजाति नहीं रहते, ऐसा क्षेत्र कहलाता है। ऐसा कितने जिले हैं? 5। और ऐसे कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? 14, जो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिएगा, ये वाला मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ है, ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर का आपको मिलेगा। ये अगर आप अलग अलग ज़िले बनाएंगे तो मैं अभी 28 के अनुसार बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 32 या 33 ज़िले के अनुसार आपके अभी तक सही आंकड़े जारी नहीं हुए हैं कि कौन कौन सा कौन कौन सा ज़िला अनुसूचित ज़िले में आएगा, नहीं आएगा। जैसे आप मोहला मानपुर वाला मान सकते हैं कि वो क्षेत्र अनुसूचित ज़िले में आएगा, लेकिन वो आंशिक रूप से आएगा, पूर्ण रूप से नहीं आएगा। यहाँ पर जो मोहला मानपुर वाला है, देखिए मैं ज़िले कौन कौन से ज़िले हैं मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले, नाम कौन कौन से होंगे। तो 14 जिलों में जो पूर्णतः क्या है? अनुसूचित ज़िले हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? पूरा याद रखिए, बस्तर संभाग के 7 जिले। कौन कौन सा? नारायणपुर के बाद आ जाएगा कोंडागांव के बाद यहाँ पर कांकेर के बाद ये वाला कोंडागांव, फिर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और आ जाएगा सुकमा। कितने ज़िले हो गए? बस्तर संभाग के 7 ज़िले। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पर तो कोरिया मिलेगा। कोरिया के अलावा यहाँ पर मिलेगा सूरजपुर के बाद मिलेगा बलरामपुर, फिर यहाँ पर मिलेगा सरगुजा और ये वाला क्षेत्र मिलेगा जशपुर। तो ये कितने हो गए? 5 ज़िले। कितने हो गए टोटल? 7, 5, 12। एक आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र जिसका नाम है कोरबा। तो 7, 5, 12 और 1, 13। तो जीपीएम के बनने से पहले अर्थात 2019 से पहले छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी थी? 13 थी। लेकिन यहाँ पर एक और ज़िला बन गया 2019 से और इसका नाम है जीपीएम। और ये भी क्या हो गया? यहाँ पर पूरी की पूरी बैगा जनजाति रहती है, राष्ट्रपति के दत्तक जनजाति के रूप में जिसको आप जानते हैं ना, ठीक है, गोद लिया हुआ जो इसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? याद रखिए 7 ज़िले, 5 ज़िले, एक है आपका कोरबा और ये है आपका जीपीएम। तो कुल कितने ज़िले हो गए? 14 ज़िले हो गए। याद रखिए, अगर आप नेट में देखेंगे, विकिपीडिया में देखेंगे, तब आपको दिखाया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः रूप से अनुसूचित जिले हैं उसकी संख्या आपको 7 दिखाई जाएगी। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। वो है एक्चुअल में फरवरी 2003 के डाटा के अनुसार अभी भी लिया जाता है उसको। ठीक है, तो उस समय 7 जिलों में कौन कौन आएगा मैं आपको नेट में उसमें आपको मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा। पहले आएगा, याद रखिएगा, कोरिया, क्योंकि 1998 में आप बोल सकते हैं 2003 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो उस समय सूरजपुर बलरामपुर वाला जिला नहीं बना था, ना कि बीजापुर बना था, ना नारायणपुर बना था, और ना ही कोंडागांव बना था, और ना ही सुकमा बना था। तो बस्तर में कितने जिले आते थे? 2003 में बस्तर में आते थे केवल 3 जिले। कौन कौन सा? बस्तर में आता था, याद रखिएगा, कांकेर उत्तरी बस्तर और दंतेवाड़ा दक्षिणी बस्तर, और आता था आपका एक बस्तर। कुल 3 जिले आते थे। प्लस सरगुजा में आते था कोरिया, 1998 में बन गया था कोरिया 1998 में, सरगुजा, और यहाँ पर आता था आपका जशपुर। ये सब 1998 वाले ज़िले हैं। तो प्लस 3 ये खैर आपका सरगुजा पहले बन गया था, लेकिन 2003 से पहले तक सरगुजा संभाग में 3 जिले, बस्तर संभाग में 3 जिले, और एक आपको मिलता था, याद रखिएगा, कोरबा।
एक आपको क्या मिलता था, कोरबा। 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी थी, 7, जो आपको अभी भी विकिपीडिया में सर्च मारेंगे तो मिलेगा। तो डाटा बदल चुका है। अभी देखा जाए तो पूर्णतः कितने हो जाएंगे, पूर्णतः जो पिछड़े क्षेत्र है या अनुसूचित जिले हैं उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 14। तो आंशिक रूप से कितने मिलेंगे, आंशिक रूप से आपको मिलेगा, याद रखिए, पहला, मैं इसको ब्लैक में बना रहा हूँ, पहला है, याद रखिएगा, आंशिक रूप से, जिसका नाम है रायगढ़। पहला क्या है, रायगढ़। रायगढ़ के बाद याद रखिए ये वाला क्षेत्र है रायपुर का धमतरी, और धमतरी के ऊपर में है रायपुर, तो आ जाएगा रायपुर, और रायपुर के अलावा याद रखिएगा आ जाएगा धमतरी। रायपुर के अलावा क्या है, धमतरी। उसके बाद इधर आएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद ये वाला क्षेत्र है दुर्ग, तो क्या हो जाएगा, राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद आ जाता है, याद रखिएगा, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे ज़िले जो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आंशिक रूप से अनुसूचित जिला कहलाएगा। और उनकी संख्या कितनी है, याद रखिए, छत्तीसगढ़ में उसकी संख्या केवल और केवल 5 है। कौन कौन सा, रायगढ़ बिलासपुर संभाग का 1, दूसरा रायपुर संभाग का 2, रायपुर और धमतरी, तीसरा दुर्ग संभाग का 2 हो जाएगा, राजनांदगांव और दुर्ग। तो टोटल कितने हो गए, 5। और अगर आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन आए कि कुल अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है, विकल्प में 14 रहेगा, तब आपको 14 ही लगाना है। ठीक है, आंशिक होंगे 5, पूर्णतः होंगे कितने, 14। ये है अनुसूचित जिले। ठीक, तो याद रखिए, अनुसूचित जिलों में अगर आप बात करते हैं तो मैं केवल बता देता हूँ, अनुसूचित 5 और अनुसूचित 6 में जो भी राज्य शामिल है वहाँ पर प्रशासन कैसे होगा। अनुसूचित 5 में अगर आप देखते हैं, ये वाला कंप्लीट वैसे हो गया है, अगर आप देखते हैं अनुसूची 5 में, तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों में प्रशासन करने का अधिकार या प्रशासन कौन करता है, राज्यपाल करेगा। अर्थात यहाँ पर पूरे के पूरे प्रशासन करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसका भी कानून, जो भी अगर कानून बनाया है इन क्षेत्रों के लिए या पूरे राज्य के लिए, जो ये क्षेत्र अगर आ रहे हैं, अनुसूचित जिले वाले अगर क्षेत्र आ रहे हैं उस कानून के अंतर्गत, तो वो कानून अगर केंद्र बनाया हो या राज्य बनाया हो, आपको राज्यपाल की अनुमति से ही क्या करना पड़ेगा, उसको उस क्षेत्र पर लागू करना पड़ेगा। और राज्यपाल भी किसकी सलाह पर करेगा, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने आप उस कानून को लागू कर दे। तो याद रखिए, 5 और 6 में ये राज्यपाल की सहायता के लिए एक परिषद होता है, और उस परिषद का नाम है जनजाति सलाहकार परिषद। कौन होगा, जनजाति सलाहकार परिषद। जनजाति सलाहकार परिषद, याद रखिएगा, अनुसूची 5 में इन जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या 20 होती है, अनुसूची 5 में शामिल राज्यों में। और अनुसूची 6 में शामिल जितने भी राज्य है वहाँ पर भी जनजाति सलाहकार परिषद होगा, और वहाँ पर इन सदस्यों की संख्या होती है 30। अनुसूची 5 में 20 है, और अनुसूची 6 में जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या 30 होगी। और अनुसूची 5 में इस परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, यही राज्यपाल करेंगे। और अनुसूची 6 में जो इन परिषद के जो भी सदस्य होंगे, वो परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति अनुसूची 6 में आने वाले, अर्थात जनजाति क्षेत्रों में आने वाले लोग ही इस जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। तो पावरफुल कौन सा राज्य हुआ, पावरफुल हुआ अनुसूची 6 में आने वाले, क्योंकि आपको राज्यपाल को किससे सलाह लेना पड़ रहा है, जनजाति सलाहकार परिषद से। और इन जनजाति सलाहकार परिषद का सदस्य कौन है अनुसूची 6 के अंतर्गत, उसी अनुसूचित क्षेत्र की आम जनता ही इसके सदस्य हैं। इसीलिए पावरफुल रहेगा अनुसूची 6। और अनुसूची 5 में याद रखिएगा, अनुसूची 5 में भी होगा जनजाति सलाहकार परिषद, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या को, या बोल सकते हैं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। ठीक है, इसीलिए अनुसूची 6 जो है वो पावरफुल है। तो छत्तीसगढ़ अनुसूची 5 में आएगा, और अनुसूची 5 में बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और वहाँ के जनजाति क्षेत्रों का क्या करना है, प्रशासन करना है। जिसमें छत्तीसगढ़ के देश के कितने राज्य आ रहे हैं, देश के आ रहे हैं 10 राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ के कितने 19 अनुसूचित जिले हैं, जिसमें 14 पूर्णतः है और 5 क्या है, आंशिक रूप से है। और इन 14 में कौन कौन सा हो जाएगा, बस्तर का 5, 7, सरगुजा का 5, 7 5 12 हुआ, कोरबा 13 और जीपीएम आ जाएगा 14।
और 5 आंशिक रूप से अनुसूचित जिले में आ जाएगा रायगढ़, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव और दुर्ग। ठीक, ये हुआ, याद रखिए, ये थे आपका छत्तीसगढ़ में जितने भी अनुसूचित जिले हैं वो। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए रहेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यह हो गया पहला अनुसूचित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कितने जिले अनुसूचित जिले के अंतर्गत आते हैं, पहला टॉपिक हो गया। डिटेल में कवर कर रहे हैं ये चीज़ें, अगर आपको जो भी पढ़नी होगी डिटेल में पढ़िएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। सेकंड है आकांक्षी जिले, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले। ठीक, देखिए क्या है, जैसा कि अभी आप देखें कि छत्तीसगढ़ के जो भारत का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती है अधिक मात्रा में, ये केवल 2 आधार नहीं है, आधार कई हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से 2 आधार बताया हूँ किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बनाने के लिए। तो वैसे ही भारत के ऐसे कई जिले हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं है वहाँ पर जनजाति निवास करे। ऐसा जिला जो भारत में, या बोल सकते हैं उस आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़ा हो, तो ऐसे पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए, ऐसे पिछड़े जिलों में आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए आकांक्षी जिले की क्या की गई, आकांक्षी जिले बनाए गए। और एक कार्यक्रम चलाया गया 2018 में, याद रखिएगा, एक कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम का नाम था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम क्या था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अच्छे से याद रखिए, कब चलाया गया? 2018 में। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, किसकी सलाह पर? नीति आयोग की सलाह पर। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक पिछड़े जिलों को क्या करना? विकसित करना। विकसित करना, या आप बोल सकते हैं वहाँ पर आधारभूत संरचना, या आप बोल सकते हैं वहाँ पर कि मूलभूत ढांचे का निर्माण करना, या आधारभूत संरचना का निर्माण करना। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो वो अलग चीज़ था। अनुसूचित जिले, आकांक्षी जिले ये हैं। इस पे जरूरी नहीं है कि आप किस आधार पर, बस ये बोल दिया जाता है कि वहाँ पर आपको आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। आधारभूत संरचना मतलब कृषि अच्छा हो, वहाँ पर शिक्षा अच्छी हो, रोड अच्छा हो, वहाँ पर आवास अच्छे हो, सड़क अच्छा हो, ये सभी के सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? आधारभूत संरचना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले, हमको ये नहीं लेना है कि भारत में कितने हैं। तो याद रखिए, जब 2018 में शुरू किया गया तो भारत के 112 ज़िले इस आकांक्षी ज़िले में शामिल थे। कितने ज़िले? याद रखिएगा, भारत के 112 ज़िले इस आकांक्षी ज़िले में शामिल थे। मतलब भारत के 112 ज़िले जो है वो बहुत पिछड़े हुए थे। और इन 12 ज़िलों में, 112 ज़िलों में छत्तीसगढ़ के 10 ज़िलों को भी क्या किया गया? आकांक्षी जिले के अंतर्गत शामिल किया गया। आकांक्षी जिलों में क्या किया गया? शामिल किया गया। कितने जिलों को? छत्तीसगढ़ के, याद रखिए, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिले में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो कौन कौन से ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िले में आएंगे? बड़ा आसान है, कुछ है नहीं वैसे यहाँ पर। कौन कौन से, मैं मैप से नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाना। नीचे के बस्तर के सभी पूरे जितने भी ज़िले हैं वो, तो बस्तर संभाग के 7 ज़िले, सभी 7 ज़िले। कौन कौन सा? पहला है, नीचे से शुरुआत करेंगे तो सुकमा के बाद सेकंड आ जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के लेफ्ट में जाएंगे तो मिलेगा आपको बीजापुर। बीजापुर के इधर राइट में आएंगे तो मिलेगा आपको बस्तर।
और पांचवा ऊपर आएंगे तो नारायणपुर, नारायणपुर के बाद आएंगे तो मिलेगा आपको कोंडागांव, और उसके बाद है सातवां है कांकेर। ठीक है, तो बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस उसके अलावा 8वां आ जाएगा, बड़ा आसान है, कांकेर से ऊपर में आपको मिलेगा राजनांदगांव। कांकेर से ऊपर क्या है? राजनांदगांव। और इधर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, याद रखिएगा, महासमुंद। इधर क्या है आपका? महासमुंद। ठीक, आपको देखना है तो देख लो, ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग है, ये पूरा बस्तर संभाग आ जाएगा। 7 जिले, कितने जिले? पूरे 7 जिले। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है राजनांदगांव। ये क्या है? राजनांदगांव। 8 हुए। यहाँ पर कहीं है महासमुंद, रायपुर से लगा हुआ है, रायपुर गरियाबंद से। और ऊपर में आपको मिलेगा यहाँ पर, ये स्थान है कोरबा। ये क्या है? कोरबा। तो 10वां क्या हो जाएगा? याद रखिए, 10वां है कोरबा। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिले के अंतर्गत शामिल किया गया है। और याद रखिए, मतलब इन 10 जिलों में आपको आधारभूत संरचना का क्या करना है? निर्माण करना है। सड़क व्यवस्था अच्छी करनी है, बिजली व्यवस्था बोल सकते हैं आप, शिक्षा को अच्छा रखना है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपको आधारभूत संरचना का क्या करना होगा? वहाँ पर डेवलप करना है। तो इसका रिपोर्ट जो है, याद रखिए, इसका रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा, जो आकांक्षी जिले का जो रिपोर्ट है उसको कौन जारी करेगा? नीति आयोग। और ये जो जारी करता है रिपोर्ट, ये याद रखिएगा किस नाम से करता है? तो ये याद रखिए, डेल्टा रैंकिंग के नाम से। डेल्टा रैंकिंग के नाम से याद रखिए इनकी रिपोर्ट जारी की जाती है। किसकी? आकांक्षी जिले की। किस नाम से? डेल्टा रैंकिंग के नाम से। कौन करेगा? नीति आयोग करेगा, प्रत्येक माह करेगा। तो कभी भी आकांक्षी जिलों में आगे ये है ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आकांक्षी जिले अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको शिक्षा भी अच्छा रखना पड़ेगा, कृषि भी अच्छा रखना पड़ेगा, और अन्य चीज़ें भी आपको अच्छे से रखनी पड़ेगी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ें। तो ये जितनी भी रैंकिंग आती है, जो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, ये आकांक्षी जिले करके नहीं आते, ये आते हैं अलग अलग रैंकिंग। जैसे आकांक्षी जिले के अंतर्गत आप क्या कर रहे थे? सभी जिलों का विकास कर रहे थे। तो उसमें शिक्षा में जो सबसे आगे निकला है, तो शिक्षा में याद रखिएगा, शिक्षा में कोंडागांव का स्थान, कोंडागांव देश में इसका स्थान आया है 4थे नंबर में, मतलब छत्तीसगढ़ में पहला होगा। इस आकांक्षी जिले के अंतर्गत अगर आपको किसी भी जिले की आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, किसी भी जिले में, तो आधारभूत संरचना का मतलब है वहाँ पर शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, कृषि अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छा होना चाहिए, सभी चीज़ें। तो शिक्षा का जब विकास किया जा रहा था, शिक्षा अच्छे से वहाँ पर बढ़ाया जा रहा था, तो इस शिक्षा के स्तर पे कोंडागांव देश का 4था नंबर का राज्य है जो सबसे अच्छा काम किया है शिक्षा के मामले में। तो वैसे ही याद रखिएगा, कृषि, ये सभी के सभी डेल्टा रैंकिंग से जारी हुए हैं, याद रखिएगा, डेल्टा रैंकिंग में आया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा दूंगा, जिसपे सीएम भूपेश बघेल के द्वारा ट्वीट किया गया था। कृषि में याद रखिएगा, कृषि में आगे है राजनांदगांव। कृषि में कौन आगे है? राजनांदगांव, और ये भी इनका स्थान है 4थे नंबर पर। और आता है, याद रखिएगा, मूलभूत ढांचा। मूलभूत ढांचे मतलब सामान्य रूप से जो सभी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए के निर्माण में, मूलभूत ढांचे के निर्माण में याद रखिएगा पहले नंबर पर है कांकेर और दूसरे नंबर पर है बीजापुर। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आकांक्षी जिलों में कांकेर पहला है या आकांक्षी जिलों में कोंडागांव चौथा, ऐसा नहीं बोलना है। ये सभी के सभी आकांक्षी जिले में ही आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मूलभूत ढांचे, सब। तो इस क्षेत्र में शिक्षा में सबसे आगे है छत्तीसगढ़ में कोंडागांव और देश में 4थे नंबर पर है। कृषि में सबसे अच्छा है राजनांदगांव, देश में 4था स्थान, छत्तीसगढ़ में पहला। और मूलभूत ढांचे के निर्माण में छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे के पूरे भारत में कांकेर पहले नंबर पर है और बीजापुर दूसरे नंबर पर है। यह है आकांक्षी जिले, जिसमें आपको याद क्या रखना है, राज्य के 10 जिलों को शामिल किया गया है। प्रत्येक माह नीति आयोग के द्वारा इसके एक रिपोर्ट जारी होता है और उस रिपोर्ट को, रैंकिंग को आप किस नाम से जानते हैं? डेल्टा रैंकिंग के नाम से। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं हम, जैविक जिले। हो गया ये।
तीसरा याद रखिएगा, तीसरा है छत्तीसगढ़ के जैविक जिले। ठीक, जैविक कृषि आप बार बार सुनते होंगे, जैविक कृषि पहला है छत्तीसगढ़ के जैविक जिले। ठीक, देखिए बार बार सुनते होंगे जैविक खेती या जैविक जिले, ये शब्द। जब 1960 का दशक था, 60 के दशक में एक क्रांति आई जिसका नाम था हरित क्रांति। इस हरित क्रांति में हमारे बोल सकते हैं कि उत्पादन में तो काफ़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन उत्पादन के साथ साथ, अनाजों के उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कमज़ोर होती गई और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। और इस रासायनिक, जिसका क्योंकि हम इसके लिए रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे थे, और रासायनिक खाद जो वहाँ पर ऐसे कीड़े मकोड़े को भी मारना शुरू कर दी जो हमारी फसल के लिए अच्छी है। तो रासायनिक खाद की वजह से अनावश्यक कीट के साथ साथ जो हमारी खेती के लिए आवश्यक कीट है, जैसे बोल सकते हो केचुआ, उसको भी क्या करती कि धीरे धीरे ख़त्म करती चली गई और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। और यही रासायनिक खाद हमारे जब शरीर में आया तब शरीर के लिए क्या है, बहुत हानिकारक होते चला गया। तो आजकल याद रखिएगा, इस रासायनिक खाद के बदले हम जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो जैविक कृषि या जैविक खाद के जरिए हम जैविक कृषि को अपना रहे हैं, मतलब रासायनिक खाद का उपयोग हम कम करते जा रहे हैं, जिसमें हम गोबर का उपयोग करेंगे, हम कंपोस्ट करेंगे, जिसके में हम केचुआ के द्वारा हम खेती भी करते हैं, आपको भी पता होगा। हरी खाद का उपयोग करेंगे। ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक रूप से जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, ऐसी चीज़ों को हम उपयोग करके क्या करेंगे, कृषि करेंगे, उसी को कहा जाता है जैविक कृषि। तो कौन कौन से देश के कौन कौन से राज्य में और इस राज्य के कौन कौन से जिलों में इस जैविक कृषि को अपनाया गया है, और जो जिलों में इस जैविक कृषि को अपनाया गया है उसी जिले को कहा जाता है जैविक जिला। समझ आ रहा है? ऐसे जिले जो खेती के लिए कार्बनिक बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कृषि को अपनाए हैं, जैविक कृषि को अपनाए हैं, वैसी जिले को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक या बोल सकते हैं जैविक जिले। तो देश का याद रखिएगा, सिक्किम, यहाँ पर आप मैं लिख नहीं रहा हूँ, विश्व का एक पहला देश जिसका विश्व का एक पहला राज्य जिसका नाम है सिक्किम, वो विश्व का पहला ऐसा राज्य है जो जैविक जिले वाला, पूर्णतः जैविक जिले वाला क्या बना है, राज्य बना है। नाम क्या है, सिक्किम। याद रखिए, नोट कर लीजिए, विश्व का पहला ऐसा राज्य जो पूर्णतः जैविक राज्य बना है उसका नाम क्या है, सिक्किम, जो पूर्णतः खेती किससे कर रहा है, जैविक कृषि के माध्यम से पूरी की पूरी क्या कर रही है, खेती कर रही है जैविक खाद के माध्यम से। वैसे छत्तीसगढ़ के भी कितने ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या किया गया है, जैविक जिले घोषित किए गए हैं। कितने जिलों को, 5 जिलों को जैविक जिला क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और इन 5 जिलों में कौन कौन सा आ जाएगा, याद रखिएगा, ये 5 जिलों में आ जाएगा आपका, यहाँ पर का कौन सा क्षेत्र, ये वाला आता है सुकमा। सुकमा के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के इधर आएंगे तो आपको मिलेगा बीजापुर, और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा नारायणपुर। तो कितने हो गए, 4 हो गए। और एक आपको यहाँ पर वाला क्षेत्र मिलेगा, इसका नाम है गरियाबंद। तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले जो जैविक जिले के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 5 जिले, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जिले पूर्णतः है 14, आंशिक रूप से है 5। छत्तीसगढ़ के आकांक्षित जिलों में आ जाएगा 10, और छत्तीसगढ़ के जैविक जिलों की संख्या हो जाएगी 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को याद रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप जो कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ाइए, तो मैं कैमरे के सामने क्या हंसी मजाक करूं, है ना। कैमरे के सामने आप कैसे हंसा सकते हैं, वो तो ऑफलाइन क्लास में हो सकता है ये। अब मैं आप खुद सोचिए, आप कोई फेस है नहीं सामने में, केवल मेरे को एक कैमरा दिख रहा है, एक मोबाइल दिख रहा है, उस मोबाइल में रिकॉर्ड करते करते मैं क्या बोलकर क्या हंस पाऊँ। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल है, तो भी से मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।